स्वागत है आप सभी का द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मैं लेकर आऊं सभी के लिए फिजिक्स के वर्क टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड एमसीक्यू सेशन। आप सबको याद होगा कि वर्क टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट तरीके से सीख लिए थे और मैंने आपको बताया था कि एक अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वहां जो भी हमने वर्क के टॉपिक के ऊपर सीखा उन सब पे जो एमसीक्यूज बनते होंगे जो आज तक अभी पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो जेकेएसएसबी हो, वो एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। वो मैं एक सेशन लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो में हम उन्हीं एमसीक्यूज के ऊपर बात करने वाले। दोस्तों मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दूं कि मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप उस लेक्चर को देखने के बाद इस एमसीक्यू सेशन के ऊपर आए हैं और अगर ऐसा है तो बहुत क्लियरली आई एम टेलिंग यू दैट ये सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप खुद कर पाओगे। आप वीडियो को पॉज करो, हर एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करो। वो हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन हो जिसका जवाब आप दे ना पाओ, बिकॉज उस लेक्चर के अंदर हमने हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसे कवर कर लिया था। दोस्तों मैं हूं पंकिल कपूर, आप सब देख रहे थे मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हर जगह फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जेके कांस्टेबल के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स को कोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वो कोर्स लाइव हो चुका है। ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया इस कोर्स को। और मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके द मंजिल भारत को सर्च करना है, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। आप चाहे एप्पल फोन यूज कर रहे हो तो वहां माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन रहेगी, और अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो द मंजिल भारत एप्लीकेशन रहेगी। और उससे बेटर रहेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओ, वहां क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको क्या प्रोसेस करना है। माई स्टोर में जाओगे एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर जेके कांस्टेबल का कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको जरा सा झलक दिखा देता हूं इस कोर्स की। दोस्तों ये है वो कोर्स हमारा जेके कांस्टेबल का। और इस कोर्स में मैं अगर आपको बताऊं, हाँ इस कोर्स के अंदर आ जाओ, थोड़ा सा कंटेंट पे आते हैं। अगर मैं कंटेंट पे आऊं तो जीएस जो कि रणधीर सर खुद पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इंडियन पॉलिटी में लेक्चर्स जो है अपलोड करना शुरू कर दिए। एक झलक आप देख लीजिए लेक्चर की। इस तरह से लेक्चर्स जो है रणधीर सर पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। और आ जाते हैं एक बार मैथ्स में। तो मैथ्स में हमने रेशियो मोशन चैप्टर को कंप्लीट करा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं नीचे देखूंगा तो टाइम एंड वर्क हमने शुरू करा हुआ है। तो मैं आपको यहां पर भी कोई एक एमसीक्यू सेशन को दिखा देता हूं। देखो ये रेशियो मोशन है। दोस्तों बहुत क्लियरली आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी भी और कोर्स के साथ, तो हमारे कोर्स के अंदर जो भी आपको वीडियो क्लैरिटी मिलेगी उसका कंपैरिजन मैं बोल नहीं सकता हूं, आप खुद देख लीजिएगा, नहीं किया जा पाएगा किसी और के साथ। बिकॉज जो क्वालिटी यहां पे प्रोवाइड हो रही है वो आपको कहीं मिलेगी नहीं। और प्लस क्वालिटी तो है ही वीडियो की, बट जो कंटेंट है वो जो आप देखोगे आपको खुद अंदाजा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी जानते हैं उन्हें मालूम है किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों सिंपली इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वीडियोस आपको वहां मिल जाएगी। तो डेली 2 वीडियोस जो है वो हम पे अपलोड होंगी, हर दिन ऑलरेडी हो भी रही है और आगे होती भी रहेंगी। चलिए अब हम समझते हैं पहला एमसीक्यू। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क के केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? क्या एंगल रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? तो पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि वर्क की टाइप्स कितनी थी। एक पॉजिटिव वर्क था, एक नेगेटिव वर्क था, एक जीरो वर्क था। ये याद आप सभी को? तो वो जो टाइप थी वर्क की, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये कौन से केसेस में होती थी? एक बार मैं बना के बताता हूं आपको। देखो मान लो देयर इज अ बॉडी और आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स डायरेक्शन इस पे अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में आए तो थीटा जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। और अगर मान लो आप एक बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो मगर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इस केस में जो थीटा होगा दोस्तों वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। और अगर आप बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, इस केस में आपका जो एंगल रहेगा थीटा वो कितने डिग्री रहेगा दोस्तों? 90 डिग्री। तो अब आप बताइए ये कौन सी टाइप्स थी वर्क की? जब भी सेम डायरेक्शन हो, ये आगे कौन सी डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री के केस में तो कौन सा वर्क होता है? याद करो आप, इस केस में वर्क दोस्तों होता है पॉजिटिव वर्क। ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में कौन सा वर्क होता है दोस्तों? नेगेटिव वर्क। याद है सभी को? मैंने यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जांपल भी दी है, मैंने यहां पर वो ग्रेविटी वाली एग्जांपल भी दी है। और जब भी एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूंगा, तो वर्क कौन सा होगा दोस्तों? वर्क होगा हमारा इस केस में जीरो वर्क। जीरो वर्क एक और केस में भी होता है, वो भी मैंने बताया था आपको। यानी वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई या तो फोर्स जीरो हुआ, इस केस में भी हमारा वर्क डन
जीरो होगा। जैसे मैंने वॉल की एग्जांपल दी थी कि एक दीवार को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो दीवार हिल नहीं रही है, तो उस केस में जो वर्क होगा वो जीरो होगा। याद है सभी को? तो अब इन्होंने पूछा था नेगेटिव वर्क के केस में। देखो नेगेटिव वर्क के केस में एंगल क्या रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। देखो नेगेटिव वर्क ये है, यहां पर थीटा 180 डिग्री का है, तो एंगल क्या रहेगा 180 डिग्री। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो है हमारा सही जवाब। क्लियर हो गया? 90 डिग्री कौन सा केस में था? जीरो के। 45 डिग्री तो छोड़ दो, 0 डिग्री कौन से केस में था? पॉजिटिव वर्क के। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर था नेगेटिव वर्क वाला, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल होल्ड करता होगा। क्वेश्चन सेकंड पे आइए, दूसरा सवाल। अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, जब एक बॉडी फ्रीली ग्रेविटी के अंडर गिर रही है तो जो ग्रेविटी वाली वर्क फोर्स जो है वर्क कर रही है वो क्या होगा। तो पहले एक बॉडी बना लेते हैं। मैंने ये एक बॉडी बना ली, ठीक है, ये मैंने एक बॉडी बना ली और ये गिर रही है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, गिर रही है भाई यहां पे। अब इसने पूछा ये कि जो वर्क डन हो रहा है इस समय जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, याद होगा जब मैंने वर्क में ग्रेविटी वाली एग्जांपल भी थी, मैंने बोला अगर किसी बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो उस केस में भी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की ओर लग रहा है, बट आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो जो ग्रेविटी के लिए ये वाला वर्क नेगेटिव है, बट जो आप वर्क कर रहे हो आप ऊपर लेके जा रहे हो, फोर्स ऊपर लगा रहे हो, बॉडी ऊपर जा रही है, आप पॉजिटिव कर रहे हो। बट मैंने वहां एग्जांपल दी थी अगर फ्री फॉल की बात करें, यानी जहां पर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो फ्री फॉल में बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की ओर और बॉडी जा भी नीचे की ही हो रही है, यानी सेम डायरेक्शन, एंगल 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री यानी कि पॉजिटिव वर्क होगा दोस्तों, पॉजिटिव वर्क होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में दिया जाता है क्योंकि सवाल में लगता है बच्चे को जहां ग्रेविटी आ गई तो वो एग्जांपल दी ही गई थी नेगेटिव वर्क के केस में दोस्तों, बट वो याद करिए ना कंडीशन क्या थी। देखो अगर ग्रेविटी फोर्स लगा रही होती और बॉडी उसकी तरफ नहीं जा रही होती, बॉडी उल्टी डायरेक्शन में जा रही होती, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब होता नेगेटिव। अब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगा रही है बॉडी फ्री फॉल में जाते भी उसी डायरेक्शन में है, अरे ये तो पॉजिटिव वर्क होगा ना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बिकॉज फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, तो हमारा वर्क जो होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव वर्क। डन हो गया दोस्तों, ये फ्री फॉल मैंने समझाने की कोशिश की थी। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे सवाल पर आते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन द वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। अरे अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये फिगर समझाई, मैंने बोला अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो यानी थीटा 90 डिग्री हो तभी हमारा वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक, मैंने कुल्ली की एग्जांपल दी है, प्लेटफॉर्म पे जब कुल्ली खड़ा होता है तो वर्क डन हमारा क्या होगा उस केस में? 0 होगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, कब? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल जो होगा इस केस में वो कितने डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। आपने एक पॉइंट नोट किया, अभी तक जो मैंने 3 MCQ करवाए आपको, तीनों जो है वो डिपेंडेंट है इसी टाइप पे। देखो यहां पर भी वर्क की टाइप के ऊपर बात हो रही है, इस केस में भी वर्क की टाइप के ऊपर बात हो रही है और इस केस में भी वर्क के टाइप के ऊपर ही बात हो रही है, तो जरूरी है ये पॉइंट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आना था ना हमें। हाँ, ये गलती से शायद 9th टिक हो गया। 9th कैसे आ गया यहां पे? 6 7 8 9 10। चलो हमें 4th पे आना ना, 4th क्वेश्चन ये है, अब इस पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तो जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपका वर्क इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पहली बात आपको ये लिखना पड़ेगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला है दोस्तों फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है, एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि वर्क फोर्स पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि इसके फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। वर्क डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इन पे तो डिपेंड कर रहा है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा था किस पे डिपेंड नहीं कर, अरे डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अरे यार एंगल पे तो डिपेंड करता है, मैंने बताया अभी
मैंने आपको कौन से केस में बताया, बहुत सारे केसेस में बताया मैंने कि एंगल 0 डिग्री भी होता है, मैंने यहां पर देखो एंगल 180 डिग्री भी होता है, एंगल 90 डिग्री भी होता है। तो वर्क इस केस में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, यानी वर्क डिपेंड कर रहा है एंगल के बीच में, एंगल पे वर्क डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब साफ है, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा जवाब होगा। यानी वर्क जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी चलती है, उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क उस समय हो रहा है, बस वर्क उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो कितनी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए ये है क्वेश्चन 5। वर्क डन बाय अ पैसेंजर, जो पैसेंजर होगा वो जो वर्क कर रहा है स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। देखो रेलवे स्टेशन में जब जाएगा पैसेंजर तो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। उस केस में पैसेंजर सिर्फ खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे और उसने होल्ड करके रखा है एक सूटकेस, यानी ये है पैसेंजर और इसने एक सूटकेस को होल्ड करके रखा है। हालांकि ये जो पैसेंजर होगा ये थक जाएगा। थक क्यों जाएगा? थक इसलिए जाएगा क्योंकि इसको लग रहा है मैंने बड़ा काम कर लिया यार, सूटकेस को होल्ड करके रखा हुआ है। बट रियलिटी में वो सूटकेस जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, वो जिस पोजीशन पे पड़ी थी उसी पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो इस केस में जो वर्क करेगा ये पैसेंजर, वो कितना वर्क होगा? ऑब्वियस ही बात है वो वर्क जो होगा वो 0 होगा। हुआ ही नहीं, ये 0 वर्क की टाइप है। क्लियर हो गया? अगर आप पैसेंजर का वेट सूटकेस का वेट 10 kg हो, 100 kg हो, क्या फर्क पड़ता है? सूटकेस अभी भी अपनी ही पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल 0 वर्क की। ठीक, अ मैन इज कैरिंग अ हैवी लगेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अदर। मैंने ये एग्जांपल भी बताई थी आपको जब मैंने 0 वर्क समझाया था कि एक इंसान, ये कुल्ली, वो बहुत भारी सा लगेज जो है उसको प्लेटफॉर्म मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेके जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स ऑफ साइंस हिज वर्क डन इज सेड टू बी 0। इसने क्लियर कर दिया खुद ही पहले आपको कि साइंस के लॉजिक्स अगर लगाया जाए तो वर्क डन जो है इस केस में 0 है। आपको बताना है करेक्ट रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक, जितना मुझे याद आ रहा है करेक्ट रीजन क्या रहेगा, जो फोर्स अप्लाई हो रही है इंसान के द्वारा, जो लगेज उसने अपने सर पे रखा है वो ऊपर की डायरेक्शन में और लगेज की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सामने है। आप ये भी बोल सकते हो एंगल 90 डिग्री का होगा, या ये भी बोल सकते हो लगेज पहले भी उसके सर पे था बाद में भी उसके सर पे है तो कोई डिस्प्लेसमेंट आई नहीं, तब भी मैं बोल सकता हूं वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। याद आ रहा है आपको? अब इन्होंने क्या ऑप्शन दिया, द फोर्स इज एक्टिंग along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे along की जब बात आती है तब थीटा 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री के केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। याद है आपको? वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आगे सुनिए, द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लगेज। यस, यही बात आती है ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री। ये केस कौन सा आ गया? 0 वर्क का। और ऑपोजिट डायरेक्शन जब आ जाती है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितने डिग्री रहता है? 180 डिग्री। और वर्क कौन सा रहेगा? नेगेटिव। अब तो मुझे लगता है आपको ये टाइप्स ऑफ वर्क याद ही हो जाना चाहिए, टाइप्स ऑफ वर्क। डन। क्वेश्चन 6 हो गया। 7 पे आइए। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज। ये भी मैंने आपको समझाया था। ये एक बॉडी आ गई, ठीक, बॉडी को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, ये जो सरफेस है ये करेगा क्या? ये इस डायरेक्शन में यानी ये वाले एरो बनाया, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, रुकावट डालेगा। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, वो हमेशा ऑपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी को आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली, ठीक है, जो इस डायरेक्शन की ओर अप्लाई हो रही है, ये वर्क जो कर रही होगी वो कौन सा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या इनफाइनिटी? अरे ये भी क्लियर है। फोर्स यहां पे, फोर्स यहां हो रही है अप्लाई। ये कौन सी फोर्स है? ये वो है जो अप्लाइड फोर्स है, जो मैंने अप्लाई की। इसे छोड़ दो, इसकी बारी बात नहीं हो रही है। इसके बारे में तो वो पूछा नहीं ना, वो इसके बारे में पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, बट बॉडी जो है वो उस डायरेक्शन में जा रही है। जा इस फोर्स की वजह से रही है, बट जा तो उस डायरेक्शन में रही है। फ्रिक्शनल इस डायरेक्शन में है, यानी थीटा यहां पे 180 डिग्री का है। और जब थीटा जो है 180 डिग्री का होता है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, नेगेटिव वर्क, वो है दोस्तों हमारा सही जवाब। इसी केस में अगर पूछा जाता ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है इसकी वजह से बॉडी इधर ही जा रही है ना, तब कौन सा वर्क होता? तब पॉजिटिव वर्क होता,
ठीक है, डिपेंड करता है ये किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आगे सुनिए, क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। अ गार्डनर पुशेस अ लैंड मोर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। लैंड मोर क्या हो गया, आपका जो माली आता है आपके बगीचे में, वो इस तरह की एक मशीन को चलाता है जिससे घास को काटने की कोशिश करता है। तो हुआ ये, उस गार्डनर ने लैंड मोर को एक 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दी, यानी एस की वैल्यू जो उसने दे दी है वो 5 मीटर दी है। व्हाट इज द वर्क डन, आपसे पूछा बताओ उसने काम कितना किया, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए फोर्स कितनी अप्लाई हुई दोस्तों, वो भी दी गई है 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है गार्डनर ने। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, W का फॉर्मूला क्या है FS, हालांकि cos थीटा भी होता है, बट क्योंकि यहां एंगल की बात ही नहीं हो रही है तो एंगल हमें सब्स्टिट्यूट करना नहीं है। तो वर्क कितना हो गया, फोर्स आ गया 5, डिस्प्लेसमेंट आ गया 25, 5 इंटू 25 का मतलब है वर्क उसने किया 125 जूल्स का। वर्क का ऐसा यूनिट क्या रहता है, जूल्स। तो 125 जूल का उसने वर्क किया। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो है बिल्कुल सही जवाब। अब यहां पर सवाल ये उठता है, अगर ये SI यूनिट है तो CGS यूनिट क्या है दोस्तों। CGS यूनिट मैंने बताया था आपको अर्ग होता है, और ये भी बताया था कि 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। तो ये याद आपको होना चाहिए। चले आगे, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 9th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर्क इज नॉट डन। इनमें से किस केस में वर्क नहीं हुआ, यानी वर्क 0 हुआ है। जब अश्विन चल रहा है, अरे जब अश्विन चल रहा है तो वर्क तो हो रहा है, ठीक है। अश्विन इज क्लाइंबिंग अ बस, अश्विन एक बस को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, बस पे चढ़ रहा है, तब भी वर्क हो रहा है। अश्विन इज रनिंग, अश्विन भाग रहा है, अश्विन जब भागेगा वर्क तो तब भी होगा। अश्विन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की एग्जांपल बड़ी बार हमने देख ली है। जो अश्विन अगर वो खड़ा हुआ एक जगह के ऊपर तो कोई वर्क हो नहीं रहा दोस्तों। ऑप्शन डी जो है ये आ गया हमारा सही जवाब। क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता दूं, अब होता ये आपके अंदर एक टेंडेंसी बन जाएगी कि जब भी प्लेटफॉर्म वाला सवाल आएगा आपके दिमाग में आएगा वर्क नहीं होता, 0 वर्क होता है। याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखना वो किस फोर्स के बारे में बात कर रहा है। प्लेटफॉर्म के केस में मैं बोलूं मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और मैं आपको बोलूं कि मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, लगेज के ऊपर, उस डायरेक्शन में धकेला उसको, और लगेज गया भी उस डायरेक्शन में है। बस वर्ड मैंने इस्तेमाल ये किया, मैंने ये सब काम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किए। तो क्या मेरा वर्क नेगेटिव होगा, क्या मेरा वर्क 0 होगा? नहीं, मेरा वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने लगेज को उस डायरेक्शन में धकेला और लगेज गया भी उस डायरेक्शन में है। तो ये प्लेटफॉर्म का वर्ड सुन के जरूर आपके दिमाग में आएगा 0 वर्क वाली बात। हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको डिपेंड ये करता है कि पूरा सवाल जो दिया है उसको समझना है, ठीक, किस फोर्स पे वो पूछ रहा है। डायमेंशंस क्या है वर्क की, अरे ये याद रखना, ये न्यूमरेटर में है, ये जो ऑप्शंस दिए ना, क्योंकि अब टाइप मैंने खुद किया है तो ये इसलिए अब ऊपर कैसे लेके जाना मुझे मालूम नहीं है। M1 L1 T1 ये इस तरह से सारे ऑप्शंस है। ये 1 2 जो नंबर्स लिखे हैं ये इनकी पावर्स है। तो मैंने ये भी बोलता डायमेंशंस ऑफ वर्क याद करो, क्योंकि वो बहुत बार हर एक डायमेंशंस निकालने में काम आता है। हमें अगर वर्क के बाद कितनी सारी डायमेंशंस पावर की निकालनी है वहां काम आएगा, और भी बहुत जगह काम आता है। तो डायमेंशंस वर्क की मैंने बताया था ML2T-2, यानी ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही जवाब। M1 L2 T-2, M1 L1 T-L1 ये भी नहीं है, M1 L1 T1 भी नहीं है, M1 L1 T-2 भी नहीं है। ML2 T-2 क्या ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ML2 T-2। डन। तो ये थे हमारे 10 सवाल। हाँ दोस्तों ये थे हमारे 10 सवाल जो कि वर्क टॉपिक के ऊपर थे। अब उम्मीद ये करता हूं ये सभी समझ आ गए होंगे आपको। हम अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा वहां पर दोस्तों सीखने क्या वाले हैं मैं क्लियर कर दूं। वहां पर हम दोस्तों सीखने वाले हैं एनर्जी और पावर पे सवाल। मैंने एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स करवाई थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो पढ़ा था हमने, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो भी सीखा था। बैटरी क्या करता है, हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है, सूरज की रोशनी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद है ना सभी को? तो हम उस पर लगभग 20 MCQ जो है वो लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।